नमस्कार, रेड भूमि 2024 में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। आप सभी मतदाताओं से सबसे पहले ये गुजारिश है, ये अपील है कि आप सभी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि आप सभी हो देश के शान। जागो उठो करो मतदान। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग चल रही है। सुबह 11 बजे तक यानी 4 घंटे में 27.12% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा कन्नौज में 29.90% और सबसे कम कानपुर में 21.36% वोटिंग हुई। इस चरण में 130 प्रत्याशी मैदान में है। अखिलेश यादव कन्नौज सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर के मतदान की प्रक्रिया सुबह से ही चल रही है। सुबह 7 बजे से शाहजहांपुर का अगर जिक्र करें, भाजपा से अरुण कुमार सागर प्रत्याशी हैं, खीरी से बीजेपी से अजय मिश्र टेनी, सपा से उत्कर्ष वर्मा, बीएसपी से अंशय कालरा प्रत्याशी है, धौरहरा से बीजेपी से रेखा वर्मा, सपा से आनंद भदौरिया, बीएसपी से श्याम किशोर अवस्थी प्रत्याशी, सीतापुर में बीजेपी से राजेश वर्मा, कांग्रेस से राकेश राठौर, बीएसपी से महेंद्र यादव प्रत्याशी, हरदोई में बीजेपी से जयप्रकाश रावत, सपा से उषा वर्मा, बीएसपी से भीमराव अंबेडकर प्रत्याशी हैं। वहीं मिश्रिक में बीजेपी से अशोक रावत, सपा से संगीता राजवंशी, बीएसपी से डॉक्टर BR प्रत्याशी हैं। वहीं बीजेपी से उन्नाव में साक्षी महाराज, सपा से अनु टंडन, बीएसपी से अशोक पांडे प्रत्याशी, फर्रुखाबाद में बीजेपी से मुकेश राजपूत, सपा से डॉक्टर नवल किशोर, बीएसपी से क्रांति पांडे प्रत्याशी, इटावा में बीजेपी से रामशंकर कठेरिया, सपा से जितेंद्र दोहरे, बीएसपी से सारिका सिंह प्रत्याशी। वहीं कन्नौज से बीजेपी से सुब्रत पाठक, सपा से अखिलेश यादव, बीएसपी से अकील अहमद भट्टा प्रत्याशी हैं। कानपुर से बीजेपी से रमेश अवस्थी प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से आलोक मिश्रा प्रत्याशी है। वहीं अकबरपुर का अगर हम बात जिक्र करें तो बीजेपी से देवेंद्र सिंह, सपा से राजरामपाल, बहराइच से बीजेपी से अरविंद गौड़, सपा से रमेश गौतम, बीएसपी से ब्रजेश कुमार सोनकर प्रत्याशी हैं। शाहजहांपुर में बीजेपी से अरुण कुमार सागर, सपा से ज्योत्सना ये प्रत्याशी हैं। तो सुबह से ही चौथे चरण के मतदान की प्रक्रियाएं चल रही हैं। यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग चल रही है। चलिए अब आपको ये ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाते हैं। खीरी से अजय मिश्र टेनी बीजेपी से, धौरहरा में रेखा वर्मा बीजेपी प्रत्याशी है, सपा से आनंद भदौरिया प्रत्याशी हैं, सीतापुर में राजेश वर्मा बीजेपी से, और हरदोई में जयप्रकाश रावत बीजेपी से प्रत्याशी, और मिश्रिक में संगीता राजवंशी सपा से प्रत्याशी, अशोक रावत बीजेपी से प्रत्याशी, उन्नाव में अनु टंडन सपा से, साक्षी महाराज बीजेपी से, अशोक पांडे बसपा से प्रत्याशी हैं, फर्रुखाबाद में डॉक्टर नवल किशोर सपा से, मुकेश राजपूत बीजेपी से प्रत्याशी हैं। वहीं इटावा से जितेंद्र दोहरे सपा से प्रत्याशी, रामशंकर कठेरिया बीजेपी से प्रत्याशी। कन्नौज सीट हॉट सीट है, अखिलेश यादव प्रत्याशी और सुब्रत पाठक बीजेपी से प्रत्याशी। यहाँ आलोक मिश्रा कानपुर में कांग्रेस से प्रत्याशी है, रमेश अवस्थी बीजेपी से प्रत्याशी है, राजा रामपाल सपा से प्रत्याशी हैं। अकबरपुर में रमेश गौतम, बहराइच में सपा प्रत्याशी अरविंद गौड़ बीजेपी प्रत्याशी, ब्रजेश कुमार बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी है, ज्योत्सना गौड़। तो चौथे चरण के मतदान में यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग चल रही है और आप सभी तो लगातार उत्तर प्रदेश के आज 2 हॉट सीटें हैं। इसमें कन्नौज और उन्नाव हॉट सीट है और चौथे चरण के मतदान में यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। तो चलिए अब इसी पर खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ इस खास चर्चा में हमारा पूरा पैनल जुड़ चुका है। बीजेपी से नेता विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, आपका बहुत स्वागत है। इनके साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तारिक अहमद लारी भी हमारे साथ जुड़े हैं। तारिक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यूपी में प्रभात त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रभात जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ ही समय में राज शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो शुरुआत विवेक जी आपसे ही कर रहे हैं, क्योंकि जो इस बार की जो ये सीटें हैं, कई अहम सीटें हैं। अगर हम कन्नौज का अगर हम जिक्र करें और अगर हम उन्नाव सीट का अगर हम जिक्र करें तो हॉट सीट मानी जा रही है और लगातार आप लोग जीत के बड़े दावे कर रहे हैं। कई जगहों पर अगर जातिगत समीकरण हम देखें तो कई जगहों पर पिछली बार की तुलना में इस बार बीजेपी कई जगहों पर काफी जो उनका वोटिंग परसेंटेज है, क्योंकि शुरू के 3 चरणों में हमने देखा वोटिंग परसेंटेज डाउन होने से बीजेपी में हताशा भी नजर आ रही है। ऐसे में किस तरह से चौथे चरण का मैनेजमेंट आप लोगों ने किया और क्या लग रहा है वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा? और अगर परसेंटेज बढ़ता है तो आप लोगों के ये जो आप लोगों की जो उम्मीदें हैं, क्या उसमें इजाफा नजर आएगा? देखिए गरिमा जी, ना तो हम कभी हताश थे ना निराश थे। हाँ, 3 चरणों में मतदान का प्रतिशत थोड़ा कम जरूर रहा, लेकिन उससे हम हताश निराश नहीं रहे। बैठकें खूब हो रही थी विवेक जी, लेकिन 3 चरण के बाद बैठ के करना राजनीतिक रूप से राजनीतिक दलों का काम है। उसी में रणनीतियां तय होती है और बैठ के कैसे मतदान हो, परसेंटेज कैसे बढ़े,
ये करना चुनाव आयोग का काम है। बाकी हमारा काम तो कैसे हमारे मत निकल के आए, हम उस पर काम करते हैं। ठीक है। और हमने उसकी रणनीति तैयार कर रखी थी, कर भी रहे हैं, काम आगे चल रहा है। हम किसी चरण में निराश हताश नहीं रहे। अब जहाँ आज जिस चरण में हम पहुंच चुके हैं, उन्नाव साक्षी महराज तीसरी बार रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। उन्नाव ने हमेशा रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया है। और कन्नौज, जिसको आप हार्ड सीट बता रही हैं, वो जमाने लग गए कि जब लोग अपनी सल्तनत समझा करते थे। पिछले साल भर में कितनी बार कन्नौज गए हैं अखिलेश जी? विवेक जी, मुनव्वर राना की आपका जिस तरह से कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, मुनव्वर राना की एक बहुत ही मशहूर शायरी है, वो भी मुझे याद आ गई कि बुलंदी देर तक किसी शख्स के हिस्से में नहीं रहती, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। याद रखिएगा, कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का बहुत हाई भी नजर आ रहा है। मुनव्वर राना साहब जिस विधा के जाने जाते थे, कहते हुए दुनिया से चले गए, ऊपर वाला उनको जन्नत अता फरमाए। विषय ये है, हम कभी नकारात्मकता में जीवन नहीं जीते। हम सकारात्मक लोग हैं और हर चीज को सकारात्मक तरीके से लेते हैं। हमने 10 साल मेहनत की है, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक विकास की किरण पहुंचाई है। जो लोग आजादी के अमृत काल में पक्का मकान पा रहे हैं, आयुष्मान योजना में इलाज पा रहे हैं, इज्जत घर पा रहे हैं, उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर पा रहे हैं, बहुत दूर की बातें नहीं गरिमा जी। 10 साल पहले की बातें, यही गैस एजेंसियां होती थी, यही गैस सिलेंडर होते थे, यही कस्टमर होते थे। लेकिन इन्हीं सिलेंडरों के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती थी। हमारे शासन में सिलेंडर घर घर पहुंचाए जा रहे हैं। और तो और गरीब इलाज के अभाव में मर जाता था। आज 5 लाख तक का इलाज गरीब का मुफ्त आयुष्मान योजना में हो रहा है। और हमने अपने घोषणा पत्र में 70 साल के बुजुर्गों को भी इसमें आच्छादित करने की घोषणा की है। गरीब का इलाज कैसे हो, इसकी चिंता पूर्ववर्तियों ने की होती तो हम आज के यहाँ न होती। इसी तरह पूर्ववर्ती सरकारों में रोज अखबारों में छपता था, फला परिवार की भूख से मौत हो गई। हमने अपनी पिछली सरकार में जिला अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय में हमने किसी को देश में भूखा सोने नहीं दिया। आज भी हमारी नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि देश में जब तक मोदी है कोई देश में भूखा नहीं सोएगा। तो बहुत बड़ी बात है। 140 करोड़ आबादी में लोक कल्याण की ऐसी भावना रखने वाला प्रधानमंत्री, जहाँ देश में कोई भूखा ना सोए। पड़ोसियों को देख लीजिए, आटे के लिए मारा मारी हो रही है। जो परवाह बम की धमकी देते थे वो आज आटे के लिए लड़ रहे हैं। इस हालत में देश के दुश्मनों को पहुंचाने का श्रेय भी मोदी जी को है। तो नरेंद्र मोदी है तो बहुत चीजें मुमकिन है। आज जिस ठीक है झोपड़ी में राजीव गांधी झांकते थे, उसी में राहुल गांधी झांकते थे। पक्का मकान हमने दिया। तो गरीबों को पक्का मकान आजादी के 75-76 साल में अभी तक क्यों नहीं मिला? हमने दिया। ठीक है विवेक जी, 10% गाँव तक आपके पास फिर से हमने पहुंचाई। सड़कें कितनी तेजी से बन रही है। सैनिकों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी, पड़ोसी सैनिकों के सर काट ले जाते थे। पुलवामा हमले को लेकर के लेकिन विवेक जी लगातार बीजेपी पर विपक्षी दल हमलावर होते रहे, इस बात का भी जिक्र करिएगा जिस तरह से आप कह रहे हैं अभी आर्मी फोर्सेस को लेकर के। घूमता था गाँव में, अभी कुछ देर बाद अपना 4 जून के बाद अपना मुंह नोचेंगे, ईवीएम की मैयत निकालेंगे। हम इनके आरोप प्रत्यारोप से नहीं घबराते, हम अपना काम करने वाले लोग हैं। ठीक है, आपकी जो तमाम बातें हैं उनका जवाब देने के लिए हमारे साथ तारिक अहमद लारी जी भी जुड़े हुए हैं। तारिक जी, आप सुन रहे थे विवेक जी अपने लगातार 2014 से लेकर के जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में काबिज है तब से तमाम जो कार्य हैं, जो उनकी कार्य प्रणालियां उसे गिना रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले की जब सरकारें थी तो गरीबी से लोग जूझते थे, चाहे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, चाहे अन्य राज्यों की बात करें, चाहे पूरे देश की बात करें, लोग परेशान थे, आम जनजीवन प्रभावित हो रहा था। और आप लोग भी इसी मुद्दे को लेकर के आम जनजीवन के बीच पहुंचते
बेचते रहे हैं और जिस तरह से बेरोजगारी को लेकर के लगातार सरकार पर हमला किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश का अगर हम जिक्र करें तो प्रवास बहुत बड़ी मुसीबत युवाओं के लिए है। बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश में प्रवास करते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं रोजगार के अवसर के लिए। लेकिन बीजेपी ये भी कह रही है कि हम रोजगार का सृजन भी कर रहे हैं, इन्वेस्टर समिट भी कर रहे हैं। और आज एक निजी संस्थान को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरव्यू दे रहे थे। उस इंटरव्यू में उन्होंने साफ इस बात का जिक्र किया कि जब विपक्षी दल ये बात कहते हैं कि जब राज्यों में जब रोजगार दिया जाता है तो विपक्षी दल ये बात कहते हैं कि देश में रोजगार नहीं है, राज्य देश से अलग हटके कैसे है। इस तरह की बातें आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू के दौरान भी कहा है। तो आज चुनाव है तो मैं लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि वो भारी से भारी तादाद में निकल कर आए और वोट करें। वोट आपका अधिकार है जी। और उस अधिकार का इस्तेमाल करिए सही सरकार चुनने के लिए। ऐसी लंपटबाजी और चंडू खाने की खबर देने वाली सरकार का चुनाव ना करिए। मैं आज ही का अखबार देख रहा था, आप देखिए ये बहुत डींगे हाँक रहे हैं क्या नाम है अपने कामों की, तो इन्होंने ये क्यों लिखा है, बहुत बड़ी हेडलाइन है, बहुत बड़ी हेडलाइन है। जब तक मैं हूँ राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई नहीं पलट सकता। कोई नहीं पलट रहा है, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा लाना है। कोई कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन मुसलमान के ऊपर हमलावर होना है। कोई कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन इनको कुछ परिवारों के ऊपर हमलावर होना है। अरे जिस आदमी का परिवार नहीं होता वो ऐसे दूसरे परिवार पे जलन रखता है और हमेशा परिवार वाले लोगों को ही सिलेक्ट किया जाता है, बेपरिवार के लोगों को नहीं सिलेक्ट किया जाता है। जो औरत को छोड़कर भाग जाए और जो औरत की तरफ देखे ना, ये दोनों लोग कुंठित होते हैं। और तीसरा कुंठित व्यक्ति वो होता है जो औरतों के साथ गलत काम करता है, जो इन्हीं की पार्टी में शामिल रहते हैं। सब जितने बलात्कारी है सब इनकी पार्टी में शामिल है। अब ये डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, भाई मैडम सही कहा इन्होंने, सारा डेवलपमेंट इन्होंने किया है, सारे रोजगार इन्होंने किए हैं। योगी जी और मोदी जी युगों युगों से धरती पे पदार्पण कर चुके थे। फिर सन 2014 में पूरी दुनिया का डेवलपमेंट करने के बाद योगी जी आकर, तो मोदी जी आकर हिंदुस्तान में उन्होंने पदार्पण किया और यहाँ का डेवलपमेंट चालू हुआ है। उसी के बाद से आप भी कपड़े पहनने लगी, हम भी कपड़े पहनने लगे, यहाँ जो लोग बैठे कपड़े पहन रहे हैं। आप उसी के बाद यूनिवर्सिटी में पढ़ी, आप उसी के बाद कॉलेज में पढ़ी, उसी के बाद स्कूल में पढ़ी है। मैं उल्टा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये उल्टी पढ़ाई करते हैं। एमए के बाद बीए करते हैं, बीए के बाद इंटर करते हैं, इंटर के बाद हाई स्कूल करते हैं। मोदी जी की यही डिग्री है, इन्होंने यही सिस्टम लागू किया था। भाई भगवान के अवतार है, तो इन्होंने ही आके आपको रहना, खाना पीना चलना सब इन्होंने सिखाया है आपको। ये तो पहला ईमेल 1988 में भेज चुके थे, पहला ईमेल भेजा था इन्होंने। अब किसी भाई पदार्पण किए हैं दुनिया में तो भेजे होंगे, हजारों युगों से मौजूद थे, वो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान के अवतार है ये, हो सकता है भगवान हो, कई जगह तो मूर्तियां बन चुकी है इनकी। तो ये ऐसी बातें कर रहे हैं, इनको बहुत कुछ याद आता है, लेकिन इनको ब्रिजभूषण का बलात्कारी और वो स्टेटस तो वो याद नहीं आता है। इनको राम रहीम का, इनको दूसरा जो वो है उसका जेल में बंद है उसका नहीं याद आता है। इनको अपने सिंगर याद नहीं आते, इनको अपने दूसरे विधायक सांसद नहीं याद आते, इनको रवन्ना नहीं याद आते हैं जिसके साथ खड़े होकर फोटो खींचना। तारिक जी आपके पास फिर से लौटूंगी। विवेक जी आपका रुख करूंगी कि देखिए अभी आप तारिक जी को सुन रहे थे, तमाम बातें कह रहे थे और ये बात लगातार विपक्षी दलों से ये कही जा रही है कि ये लोग राम मंदिर का मुद्दा बार बार, धर्म के नाम पर वोट बटोरने की राजनीति। जबकि एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों को, सभी दलों को ये याद दिलाना चाहूंगी कि चुनाव आयोग ने जब डेट डिक्लेरेशन हुई थी, जब तारीख चुनाव को लेकर के तय किया गया था, उसी टाइम पे चुनाव आयोग ने ये बात कहा था, ये बात कही थी कि धर्म के नाम पर वोट बटोरने की राजनीति नहीं होगी, वोटों का तुष्टीकरण इस तरह से नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी लगातार राम मंदिर का मुद्दा, चाहे कोई भी दल हो, सिर्फ आपके दल की बात नहीं कह रहे हैं, लगातार इस मुद्दे को लेकर के घेरा जा रहा है। आम जनजीवन के बीच आप लोग जा रहे हैं धर्म के नाम पर वोट बटोरने के लिए। देखिए गरिमा जी, जब लोग ये कहते हैं कि हम सत्ता में आए तो कमेटी बना के सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर पे फैसले को पलट देंगे, उदाहरण है सावानो प्रकरण। जब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस बात की गारंटी देना स्वाभाविक है कि जब तक मोदी है कोई राम मंदिर के फैसले को पलट नहीं सकता। जब लोग कहते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए
तो नरेंद्र मोदी ये जो कहते हैं कि देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं किया था, हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे, ये मोदी है। तो ये मोदी की गारंटी अगर देश मान रहा है और मोदी की गारंटी पे देश भरोसा कर रहा है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि 14 के बाद ही आप लोगों ने कपड़े पहनने शुरू किए। नकारात्मकता की हद कहाँ तक जा रही बात सोच लीजिए, इनकी बात का अंदाजा लगा लीजिए। हम कहते हैं कि हमने इज्जत घर बना के दिया, देश की बहन बेटियां बहुएं माताएं जो खुले में शौच के लिए जाती थी, कांग्रेस शासन में इसका आंकड़ा 55% था। आज तमाम जो सार्वजनिक एजेंसियां सर्वे उनके रिपोर्ट बता रहे कि साहब ये घट करके आंकड़ा 15% से भी कम आ चुका है। अब लोग खुले में शौच नहीं जाते। इसका जो अपराध महिलाओं के प्रति होता था उसके आंकड़े में इसका कितना बड़ा इफेक्ट आया है, ये चीज हमारे विपक्ष के लोगों को नहीं दिखाई देता। ठीक है, आपके जो तमाम बातें हैं उनका जवाब देंगे तारिक जी। काम को आप डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, आपके जो तमाम आरोप है उनका जवाब तारिक जी देंगे, लेकिन उसके पहले मैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी भी जुड़े हैं, उन्हीं का रुख करना चाहूंगी। प्रभात जी, आप देख रहे हैं और इस बार का ये मतदान जो है क्षेत्रीय दलों की सियासत में विरासत बचाने की ये बड़ी परीक्षा है, कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही है साफ तौर पर। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि चौथे वोटिंग परसेंटेज का अगर हम जिक्र करें तो 3 चरणों में वोटिंग परसेंटेज काफी डाउन रहा, और ऐसे में जब वोटिंग परसेंटेज डाउन होता है तो बीजेपी को लगता है कि ये उनके लिए मुश्किल है, और इस बार का चुनाव कई मायने में बेहद अहम भी है। और ऐसे में जो तमाम ऐसी सीटें हैं, तमाम जो वीआईपी सीट्स है, चाहे मुन्नाव की अगर हम बात करें या फिर कन्नौज की अगर हम बात करें, और ये जो अहम सीटें मानी जा रही हैं, इन सीटों पर भी जो स्थितियां हैं वो पहले की तुलना में इस बार को अगर हम देखें तो काफी हट करके है। क्या कुछ समीकरण इस बार बनते हुए नजर आ रहे हैं प्रभात जी? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर कर्मा जी, जिस तरीके से चौथे चरण के चुनाव में जो 13 सीटें हैं वो सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी कठिन अग्नि परीक्षा है, क्योंकि कन्नौज से इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ से अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और इंडिया ब्लॉक जो है जिस तरीके से क्षेत्रीय छत्रप के रूप में समाजवादी पार्टी एक मजबूत पार्टी के रूप में है उत्तर प्रदेश के अंदर, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कांग्रेस का संगठन नहीं है, लेकिन कांग्रेस के दो लड़कों का फिर जोड़ी एक बार मैदान में आई है, और निश्चित तौर पे वोट जो है कॉन्सोलिडेट होगा, वोट यूनाइट होगा, और उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मतदान भी कम हो रहा है, जनता के प्रति, जनता के अंदर कुछ जो निराशा का भाव है, चाहे वो अपने जनप्रतिनिधि के लिए हो या किसी के लिए हो, तो एक अग्नि परीक्षा है। और इंडिया ब्लॉक के लिए कानपुर की सीट बड़ी मतलब जो है महत्वपूर्ण सीट हो गई है। वहां से आलोक मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं, एक बढ़िया चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि वहां रमेश अवस्थी जो प्रत्याशी हैं वो स्थानीय मतदाता से ज्यादा उनका संपर्क भी नहीं है, और वहां जिस तरीके से ब्राह्मणों का एक विरोध भी हो रहा है, पचौरी जी विरोध भी कर रहे हैं इंटरनल भारतीय जनता पार्टी का, तो कन्नौज और कानपुर ये 2 सीटें इंडिया गठबंधन के पाले में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसमें कन्नौज तो बिल्कुल 100% है कि वहां से अखिलेश यादव को वहां की जनता जिताएगी। कानपुर सीट का जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं प्रभात जी, यहाँ की जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, साफ तौर पर जो बंद मिले हैं, प्रदूषण है, ये सारी चीजें कानपुर में बहुत ही ज्यादा, और लगातार विपक्षी दल इसे भुना भी रहा है। ये लगता है कि कन्नौज से अखिलेश यादव कहीं बाहर न चले आए, छोड़ के फिर वापस न चले आए। ऐसी स्थिति में बड़ा दिलचस्प चुनाव है, और वोटिंग टर्नआउट जो है वो ज्यादा नहीं हो पा रहा है। मौसम थोड़ा ठीक ठाक है। अगर ऐसे मौसम में भी अगर वोटिंग कम होती है तो कहीं ना कहीं जनता के प्रति जो निराशा का एक भाव है वो झलक रहा है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन अग्नि परीक्षा है कि वो 13 सीटें अपनी बरकरार रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, क्योंकि 3-4 सीटों पे नेक टू नेक फाइट है, और बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन पे एक डेंट लगाती हुई मुझे दिखाई दे रही, क्योंकि उसकी कोई बात नहीं कर रहा है, और वो बात उसकी ना करना राजनीति में एक बेईमानी है, क्योंकि उसने इस बार जो भी प्रत्याशी उतारे हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से अपना पिछड़ा लेने के लिए। राज जी का रुख करूंगी, हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। प्रभात जी, आपके पास फिर से लौटूंगी। हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। राज जी, आपका बहुत स्वागत है। तो राज जी, आप
अगर 2009 का हम जिक्र करें, सीधे हम आंकड़े पर आते हैं, जिस तरह से 2009 में जब चुनाव हुआ था, तो जो केंद्रीय चुनाव की जो आंकड़े हैं, जिन 10 राज्यों की 96 सीटों पर चुनाव चल रहा है, उसमें 2009 के चुनाव में कांग्रेस का जलवा बरकरार था। आप लोगों ने 2009 में 85 सीटों पर चुनाव लड़ा, 85 में से 50 सीटें जीतकर आप लोगों ने रिकॉर्ड भी कायम किया था। लेकिन फिर स्थितियां एकदम बद से बदतर, और जो 50 सीटें आप लोगों की थी वो 6 सीटों पर सिमट कर रह गई। ऐसे में इस बार आप लोगों ने गठबंधन किया है, समाजवादी पार्टी के साथ में आप लोग गठबंधन कर रहे हैं, युवाओं की गारंटी लेकर के जनता के बीच पहुंच रहे हैं। लेकिन क्या लग रहा है कि इसका असर नजर आएगा? क्योंकि जो तमाम नेता हैं, क्योंकि अगर इंडिया अलायंस जब से ये बना था गठबंधन, तब से हमने देखा कि कई जगहों पर रार की स्थिति, अलग अलग राज्यों में हमने देखा रार की तस्वीरें नजर आई, और इस बार आप लोग गठबंधन के साथ में ये पूरा चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम फेस बदलने के लिए पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। ऐसे में क्या स्थितियां क्या कुछ नजर आ रही हैं अगर आंकड़ों का जिक्र करें तो, और पहले की तुलना में, और अब कांग्रेस काफी ज्यादा कमजोर भी नजर आ रही है? नहीं गरिमा जी, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हम प्रधानमंत्री फेस बदलने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे, हम देश को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे लिए किसी प्रधानमंत्री का जो वर्तमान में हो, इनका फेस इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि ये फेस को लेके कोई हम किसी पाउडर और किसी क्रीम का एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप मानिए हम देश के बचाने वालों लोगों में शुमार है। ये देश 2 लोगों में बटा हुआ है, एक जो देश को सन 2014 से बर्बाद कर रहे हैं, और एक वो लोग जो मेरे जैसे साधारण लोग हैं जो सड़कों में संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं, तो आज ही का जो इंटरव्यू हुआ है, एक निजी चैनल पे इंटरव्यू दिया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने ये बात कहा कि जिस तरह से आप लोग संविधान लेकर के आपके नेता राहुल गांधी पहुंच भी रहे हैं, तो उन्होंने इस बात का जिक्र साफ तौर पर किया कि संविधान पंडित नेहरू ने बदला, फ्रीडम ऑफ स्पीच को रेस्ट्रिक्ट इंदिरा गांधी ने किया, और वही आपातकाल लगा दिया। राजीव गांधी ने मीडिया को कंट्रोल में करने के लिए एक बिल लेकर के आए, और फिर राहुल गांधी जब मनमोहन की सरकार थी आप लोगों की केंद्र में, उस वक्त कैबिनेट का एक जो बिल था उसे फाड़ दिया। और ऐसे में लगातार पीढ़ियों दर पीढ़ी इस तरह से संविधान का ये लोग विरोध कर रहे हैं, और आप लोग संविधान लेकर के पहुंच रहे हैं। ये मेरे स्टेटमेंट नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट है, तो इसका भी क्लैरिफिकेशन दीजिएगा। हाँ गरिमा जी, मेरे देश में एक विडंबना चल रही है कि हमारे यहाँ माना चाहता है बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अगर कोई बुजुर्ग अपना सम्मान ना करा पाए तो मैं सोचता हूँ उसमें यंग युवा पीढ़ी की कोई गलती नहीं। 75 साल इन स्टेटमेंट्स का भी जिक्र करिएगा, इसके लिए क्लैरिफिकेशन स्टेटमेंट जी करूंगा। ये सब बेकार की बातें हैं। प्रधानमंत्री जी, आज देश की जनता जितना विश्वास प्रधानमंत्री जी का 2014 और 2009 में करती थी, आज के दिन में उनका कोई वो बात कर दे, अगर वो दिन में कह देना कि ये दिन है, तो बच्चे भी कहेंगे कहीं झूठ है, कहीं ऐसा तो नहीं रहा था ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। तो इन बातों में उनके कोई दम नहीं है, वो बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। मजा तब आता कि जब हमारे नेता ने ये कहा कि मैं किसी से भी डिबेट कर सकता हूं और प्रधानमंत्री जी से भी कर सकता हूं, मगर मुझे ये भी यकीन है कि वो नहीं करेंगे। मैं सोचता हूं आगे बढ़ चढ़कर उन्हें एक अपनी परिपक्वता का परिचय देना चाहिए था, क्योंकि वो 75 वर्ष के बुजुर्ग हैं, और उन्हें अपने आप में एक दिखाना चाहिए था कि हमारे देश में बुजुर्ग ये जानते हैं और ये नहीं जानते। लेकिन मैं आज दावे के संग कहता हूँ, मैं तो कह सकता हूँ कि मेरे नेता ने तो कह दिया कि प्रधानमंत्री से जब चाहें जहां चाहें उनकी पसंदीदा स्थान पे डिबेट करने को तैयार है। क्या विवेक भाई ये कह सकते हैं कि इनके नेता तैयार हैं? इनके नेता कतई तैयार नहीं होंगे। देखिए, आज हमारे देश का वोटर समझ गया कि सन 2014 से लेके 19 तक बीजेपी को जितने प्यार से इनको सत्ता दी थी, उतने ही प्यार से इन्होंने छला। आप एक बात बताइए, एक मेरे देश का प्रधानमंत्री मास रेपिंग करने वाले के लिए कहता है कि अगर इसको वोट देने का मतलब वो डायरेक्ट मुझे जाता है, इसका संदेश अच्छा नहीं गया। आप मंगलसूत्र की कीमत लगा देते हो, इसका संदेश अच्छा नहीं गया। स्टेटमेंट्स तो कांग्रेस के भी तमाम जो नेता हैं, स्टेटमेंट जो कांग्रेस के भी तमाम नेता है वो भी इसी तरह के आपत्तिजनक स्टेटमेंट देते हैं। राम मंदिर को लेकर के कुमार केतकर ने जिस तरह से बयान दिया, आपको जरूर पता होगा, कुमार केतकर ने अस्तित्व को नकारा था। ये तो बिल्कुल उसी तरह है कि औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में कोई झांकता नहीं। तो आज 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया चल रही है और लगातार चुनाव आयोग इस बात की गुजारिश भी कर रहा था, लोगों से अपील भी की जा रही थी कि सभी मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये निशान नहीं शान है, लोकतंत्र में आपका भी योगदान है। तो चलिए अब इसी पर खास चर्चा एक बार फिर से हम रुक करेंगे। हमारे साथ तमाम पैनल जुड़ा हुआ है, तो रुक करेंगे
राज जी, आपका जिस तरह से अभी आप जिक्र कर रहे थे, अपनी बात लेकर के कह रहे थे, अपनी पार्टी की बातें कह रहे थे, स्थितियां जिस तरह से बीजेपी को भी हम देख रहे हैं, लगातार बीजेपी जनता के बीच पहुंच रही है। तमाम मुद्दे आप लोग जब कह रहे थे कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद बीजेपी के पास में कुछ नहीं बचेगा, युवाओं की ये बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते। फिर हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा सा इन्वेस्टर समिट हो गया, मध्य प्रदेश में हमने देखा कि उज्जैन में विक्रमोत्सव में बड़ा इन्वेस्टर समिट हो गया। ऐसे में तमाम जो मुद्दे, जो ऑल्टरनेटिव प्लान्स है, वो भी लेकर के बीजेपी पहुंच रही है। और अलग अलग राज्यों में जिस तरह से हमने विधानसभा चुनाव देखा तो कांग्रेस की स्ट्रेटजी काफी कमजोर भी नजर आई है। और अब लोकसभा चुनाव, ये इन्वेस्टर का तांडव कराते थे ये लोग, महफिलें सजाते थे, देश का पैसा बर्बाद करते थे, उसमें कोई धरातल में कुछ आया? मुझे धरातल में बता दीजिए क्या आया। वो दिखा दिया बस बाहर से कि आया, खूब इज्जतदार करी और पैसा कमा लिया, अपने लोगों को ठेकेदारी देके काम कमा लिया। धरातल में क्या आया? इन्वेस्टर जब होना चाहिए जब आपने पहले बार प्रोग्राम कराया, उसकी सफलता हो जाए, पहले आप उसकी सफलता बताएं, फिर दूसरा लॉन्च करें। ये लोग पूछते हैं आप लोगों ने कितने इन्वेस्टर समिट कराए हैं? ये लोग इस बात का भी जिक्र करते हैं। ये जो आज हम आप बैठ के बात कर रहे हैं ना, ये भी हमारी सरकार की देन है। तब इन लोगों ने भारत बंद किया था, आप सोच लीजिए इस बात को। और फैक्ट्रियां चलती थी, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, ऐसा कोई था नहीं जहाँ पे, ऐसा जिला नहीं था जहाँ पे फैक्ट्रियां नहीं चलती थी। अब तो इनके नेता को ये नहीं पता कि जिले की कैपिटल भी होती है। क्या क्या कह रहे हैं ये लोग, आप बताइए। प्रधानमंत्री अब याददाश्त खो गई है, तो मैं सोचता हूँ ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहिए, याददाश्त दुरुस्त होनी चाहिए। क्या नहीं किया हमने? ये जो बेच रहे हैं आज, ये जो अपने दोस्तों को बेच रहे हैं, वो हमारी सरकारों का दिया हुआ है। आप बताइए ना, जब आजाद हुआ था देश तो क्या था हमारे पास? आप उसको कहे कि नहीं दिया कुछ। अच्छा, और फिर एक और बात है, हो सकता है विवेक भाई 2014 की पैदाइश हो, मैं तो 2014 से पहले का पैदाइश हूँ और गौरवान्वित फील करता हूँ कि मैं भारत में 2014 से पहले पैदा हुआ था। ये जवाब देने वाले चाहिए। एक देश का प्रधानमंत्री इधर उधर की बातें पहले कि कौन क्या खाता है, कौन क्या खा रहा है? आपकी मर्जी है। आप पनीर खा रहे हैं, आप मशरूम खा रहे हैं हजारों रुपए किलो का, कोई और कुछ खा रहा है, खाने में तो कोई पाबंदी नहीं है ना। अच्छा, फिर आप अपने काम बताएं, आप डंके की चोट पे कहें कि मैंने ये काम किया, मैंने कहा था मैं इतनी नौकरियां दूंगा, दी, कम दी, यूं भी कहते हैं एक बार तो चले। मैं तो विवेक भाई को चैलेंज कर रहा हूं कि इनके नेता ये कहें अरे 2 करोड़ कही थी, 1 करोड़ दे दी, चलो हम इसमें भी मान जाएंगे। और एक और बात बता रहा हूं मैं आपको, ये जो भारतीय जनता पार्टी, देखिए एक और बात, पूजा पार्टी मैं भी हूँ, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं भी सुबह शाम दिया बाती करता हूँ, लेकिन मैं एक बार भी, मैं अगर 10 घंटे ही पूजा करता रहूंगा, अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा कहाँ से? हर वक्त ना कोई काम ना कोई नाम, जय श्री राम, और उग्रता फैला रहे हैं। सीताराम जय सिया राम हम भी बोलते थे, मोदी जी खुद अडवाणी जी के सामने जय सिया राम बोलते थे। बताइए, रामायण सीरियल को चलने का अधिकार दिया था राजीव गांधी जी पे। अगर ऐसा सीरियल जो नहीं चाहते तो ना चलाते। हम लोग देश से कोई बात छिपाते नहीं है और देश को अंधेरे में नहीं रखते हैं। आप कहते हैं हमने वो इलेक्ट्रो बॉन्ड में ले लिया, इससे पता चल गया कि कौन कौन रिश्वत दे रहा है, तो भाई थाने में भी लगा दो। ठीक है, आपके पास फिर से लौटूंगी। तारिक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। तारिक जी, इस बार आपके पास ही लौटूंगी, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 1 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज के जो आंकड़े हैं वो भी सामने आ चुके हैं और आपको बताएंगे वोटिंग परसेंटेज के 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज जो क्या है। तो लगातार 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। एमपी में दोपहर 1 बजे तक 48.52% वोटिंग हुई है। बिहार में दोपहर 1 बजे तक 34.44% वोटिंग, यूपी में दोपहर 1 बजे तक 39.68% वोटिंग, महाराष्ट्र में दोपहर 1 बजे तक 30.85% वोटिंग, पश्चिम बंगाल में 1 बजे तक 51.87, महाराष्ट्र में 1 बजे तक 30.85% वोटिंग, तेलंगाना में दोपहर 1 बजे तक 40.38% वोटिंग, झारखंड में दोपहर 1 बजे तक 43.80% वोटिंग हो चुकी है। वहीं जम्मू कश्मीर का अगर हम जिक्र करें तो 1 बजे तक 23.57% वोटिंग, ओडिशा में दोपहर 1 बजे तक 39.30% वोटिंग हुई है और वहीं आंध्र प्रदेश में दोपहर 1 बजे तक 40.26% वोटिंग हुई। तो वो वोटिंग परसेंटेज के भी चुनाव
आयोग की तरफ से ये आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो चलिए अब तारिक जी आपका ही रुख करूंगी कि देखिए जिस तरह से तमाम बातें बीजेपी कह रही है और आप लोग भी कह रहे हैं, इस बार गठबंधन में है आप लोग, और पीएम ने आज ही कहा कि इस बार चुनाव के केंद्र में जनता है। जिस तरह से ये लोग बार बार जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्षी दलों को लेकर के इस तरह की बातें कही है, और उन्होंने ये भी कहा कि जनता के लिए 400 पार नारा नहीं बल्कि हकीकत है। मैडम अभी मैंने अखबार की हेडलाइन सुनाई थी, दिखाई भी थी कि जब तक मैं हूँ राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई नहीं पलट सकता। ये फ्रंट पेज में। अब आप देखिए, दो पेज इंपॉर्टेंट होते हैं एक अखबार में, एक फ्रंट और एक बैक। और बैक में देखिए ये लिखा हुआ है, बैक में लिखा है बंगाल में राम का नाम लेना हो गया अपराध। मैडम मेरे ही जानने वाले हैं, आज ही उनके वहाँ कीर्तन है, राम जी का कीर्तन है, आज ही वो लोग भक्ति कर रहे हैं। कहाँ से अपराध हो गया? रौनक गुप्ता नाम है उनका, कहाँ से अपराध हो गया? बंगाल में रहते हैं, कलकत्ता शहर में रहते हैं, कहाँ से अपराध हो गया? इतना झूठा फरेबी मक्कार आदमी मैंने नहीं देखा। मक्कारी और झूठे की हद पार कर दी है, फरेबी की हद पार कर दी। और सोने पे सुहागा राम भगवान का नाम लेके, मंदिर का नाम लेके वोट मांग रहा है, और इसका काउंटर पार्ट इनका सहयोगी चुनाव आयोग कोई काम नहीं कर रहा। इनका सहयोगी है, काम नहीं कर रहा, उस पर ही छूट दे रखी है। आप चाहे तो बोलिए, चुनाव आयोग पर भी अब सवाल देखिए खड़े राणा भी ऐसे कर रही है, और वो हैदराबाद से पता नहीं कौन लड़ रहा है, वो भी ऐसे कर रही है मस्जिद की तरफ। कोई एक्शन नहीं लिया गया। 15 सेकंड की बात कर रहे हैं कि 15 सेकंड के लिए हटा दीजिए, हम बताते हैं, आर्मी और पुलिस को हटा दीजिए, हम बताते हैं। कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, 10 साल पहले की बात को आप कह रहे हैं, लेकिन आज 15 सेकंड की बात तो आप कर रहे हैं। आज इलेक्शन के दौरान आप बात कर रहे हैं, आपके ऊपर चुनाव आयोग कहाँ गया? इधर है चुनाव आयोग। और अभी हम जरा सी बात करते हैं, अभी देखिए हमारे ऊपर FIR हो गया। अभी वोट जिहाद की बात कर दी तो FIR दर्ज हो गई। क्यों दर्ज हो गई? ये नरेंद्र मोदी के ऊपर क्यों नहीं हो रही है? नरेंद्र मोदी भी तो क्या नाम है, एक पार्टी का कैंडिडेट है और घूम घूम कर प्रचार कर रहा है। जैसे सलमान खुर्शीद और उनकी भतीजी प्रचार कर रही है, वैसे ही नरेंद्र मोदी भी प्रचार कर रहा है। इस समय नरेंद्र मोदी में और घूम घूम के जो प्रचार कर रहे हैं उनमें कोई फर्क नहीं है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तब माने जाएंगे जब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ के कोई बात कहेंगे। इस समय वो बीजेपी के हीरो प्रवक्ता है और हीरो वो है, स्टार प्रचारक है वो। इसलिए इस तरह की बातें हो रही है और चुनाव आयोग बिल्कुल शांति से बैठा हुआ है। लगता है कमिश्नर साहब को गवर्नरी या राज्यसभा या कोई चीज ऑफर कर दी गई है रिटायरमेंट के बाद कि आप लोग को दे दी जाएगी, जैसे और जजों को भी दी गई है फैसला आने के बाद। तो ये सब चल रहा है। अभी हमारे बीजेपी के भाई है, उन्होंने कहा था कि 2014 ही तो आप लोगों ने अपनी आजादी का दिन बनाया। अटल जी की आजादी नहीं दिखी थी आपको, अटल जी की सरकार आपको नहीं दिखी थी। अटल जी की सरकार तारिक अहमद लारी को दिखी थी। जब अटल जी यहाँ किसमें काम करते थे लखनऊ शहर में, क्या तारिक अहमद लारी को दिखाई नहीं दिया? बिल्कुल दिखाई दिया, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब भी लखनऊ आते थे तारिक अहमद लारी और उनके परिवार को इन्वाइट करते थे और दिखाते थे कि क्या काम कर रहे हैं वो। आप बताइए, 100 स्मार्ट सिटी बनने की बात हुई थी, कहाँ है? गांव को गोद लिया था, कहाँ है वो गांव? तो अभी तक गोद में है या वापस अंदर चले गए? कहाँ गए वो गांव? ठीक है, आपके जो तमाम आरोप हैं उनका जवाब देने के लिए बीजेपी की आरोप अभी बाकी है मैम, आरोप अभी बाकी है। अभी तो 2 आरोप लगाए मैंने। ठीक है, आपकी अभी तो 2 आरोप लगाए। आपने नौकरी की बात की थी, अभी आपने बात की थी कि 75 साल के बाद बीजेपी में सबको रिटायर कर दिया जाएगा। कल ही उनका बयान आया आज अमित शाह जी का, ये तो जुमला था। अच्छा, अडवाणी जी के लिए जुमला नहीं था और मुरली मनोहर जोशी जी के लिए, जिन्होंने बीजेपी बनाई, उनके लिए जुमला नहीं था। बुजुर्गों के लिए जुमला नहीं था। एक 75 साल के नौजवान 74 साल के लड़के के लिए जुमला है। ये तो जुमला है, मोदी जी हमेशा काम करेंगे। वैसे भी आप देख लीजिए, जुमला तो साबित हो रहा है। हेमा मालिनी लड़ रही है 76 साल में, लल्लू सिंह लड़ रहे 76-77 साल में। ये भी तो जुमला था ही। अडवाणी जी और मोदी जी को, अडवाणी जी और जोशी जी को जो दूध में से मक्खी की तरह पार्टी से बाहर निकाल कर फेंकना था, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति भी नहीं बना। बेशर्मी की हद हो गई। अब बात करते हैं कि ये बच्चा
बुजुर्गों की ध्यान रखेगा। अरे जो अपनी माँ का ध्यान नहीं रख पाया, जो अपने पार्टी के बुजुर्ग का ध्यान नहीं रख पाया, वो देश के बुजुर्गों को तो सड़ा के मार देगा। ये गारंटी है, गारंटी, सारी गारंटी की गारंटी है। इस बार अगर इसको सुना गया तो ये देश बर्बाद कर देगा। ठीक है, आपके जो तमाम आरोप हैं उनका जवाब देने के लिए विवेक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक जी देखिए, आप सुन रहे हैं अभी तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, जिस तरह से 75 साल में रिटायरमेंट के बाद बीजेपी पहले कहती रही है, और ऐसे में अब ये जो मुद्दा है, ये जो इसे लेकर के लगातार विपक्षी दल भुना रहे हैं, और जिस तरह से पीएम मोदी के अगले साल वो 75 साल के हो रहे हैं, और ऐसे में उन्हीं के चेहरे पर इस बार का चुनाव लड़ा जा रहा है। और अब आप अभी सुन रहे थे बेरोजगारी के मुद्दे पर, महिलाओं के मुद्दे पर तमाम तरह के आरोप भी विपक्षी दलों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। विवेक जी सो गए। विवेक जी, जो लोग बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है गरिमा जी? जी, जो लोग बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं गरिमा जी, वो संसद में ईडी सीबीआई के खिलाफ बैनर लेके निकले थे। विजय चौक पे आते आते उनका बैनर बदल गया, वो महंगाई और बेरोजगारी का रोना रोने लगे। आज तक विपक्ष को नौकरी और रोजगार में अंतर समझ में नहीं आया। स्वयं प्रधानमंत्री सदन में वक्तव्य के दौरान स्पष्ट कर चुके हैं कि हमने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। मुद्रा योजना में करीब 41 करोड़ लोगों को हम लोन दे चुके हैं, और इन्हें नौकरी रोजगार समझ में नहीं आता। ये नौकरी रोजगार को एक समझते हैं। 15 लाख सैनिकों की संख्या है देश की, रेलवे की संख्या भी इसी के अंदर है। 1 करोड़ 2 करोड़ नौकरी कहीं देश में है ही नहीं। ये रोजगार को नौकरी समझ लेते हैं और पूरे देश को गुमराह करने की कोशिश करते, खुद भी गुमराह हैं, देश को भी गुमराह करते हैं। और जबकि प्रधानमंत्री के सदन में वक्तव्य के बाद ऐसा कर रहे हैं, भी बंद कर दिया गया। कम से कम सदन में प्रधानमंत्री के वक्तव्य के बाद समझ लेना चाहिए। लेकिन इन्हें केवल भाजपा को कोसना है, गाली देनी है, पर्सनल कमेंट करने हैं। अभी ये मोदी जी की पत्नी का नाम पूछ रहे थे, मैं मुलायम सिंह की पत्नी का नाम पूछूं इनसे, अखिलेश जी की माता जी का नाम इनसे पूछूं, अच्छा लगेगा? ये बातें नहीं होनी चाहिए। तो अनीत में है आप मुद्दे पे बात करिए। जो महंगाई की बात करते हैं, तारिक जी आपका रुख करूंगी कि अभी आप सुन रहे थे विवेक जी को, और इस तरह के आरोप ये लगा रहे हैं कि ये सिर्फ जो सत्ता पक्ष है उसकी बातें करते रहते हैं, और इन्हें जो काम है वो नहीं नजर आता है घर। और जिस तरह से पीएम आवास योजना और तमाम जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका भी जिक्र लगातार बीजेपी करती रही है, और ऐसे में बार बार ये लोग कह रहे हैं कि इन्हें पता नहीं क्यों नजर नहीं आता कि रोजगार लगातार जो रोजगार है पिछले अगर 2014 की हम बात करें तो उसके तुलना में और अब काफी ज्यादा रोजगार का सृजन हो चुका है। और ऐसे में विपक्षी दलों के लगातार रोजगार को लेकर के, युवाओं को लेकर के तमाम तरह के आरोप। कि हम सत्ता पक्ष की बात करते हैं, भारत के सत्ता पक्ष की बात करते हैं। चलिए हम अमेरिका के सत्ता पक्ष की बात करें, उनके ऊपर बात की जाए, उनके ऊपर टीका टिप्पणी की जाए, और जो बाइडेन के ऊपर की जाए, और वो कौन क्लिंटन था उसके ऊपर की जाए, उसकी जो माटुका थी उसके ऊपर की जाए। वही यही करने के लिए बैठे। क्या उससे हमको वोट मिलेगा? क्या वहां की सिचुएशन डिस्कस करके हमको कोई फायदा है? अरे हम तो पड़ोस को नहीं ठाके, इलेक्शन चल रहा हमारे देश में, हम बात करें पड़ोस की, हम ना बात करें ना पड़ोस की। हम तो जो सत्ता में बैठा है वो जवाबदेही है आज की डेट में कि 10 साल में क्या किया। अब जवाबदेही जो बाइडेन और वो डोनाल्ड ट्रंप और क्लिंटन और ओबामा नहीं है, ना पड़ोस का मुल्क है, ना नेपाल है, ना बांग्लादेश है, ना बर्मा है। जवाबदेही मोदी है। मोदी ही नेतृत्व कर रहा है, मोदी है जवाबदेही, और वही सत्ता में बैठा है। आप लोगों के पहले की सरकार में खूब आरोप लगाते रहे हैं, और कह रहे हैं, इनके कहने का तात्पर्य यही है कि औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांकते भी नहीं। बताइए, हम अपने गिरेबान में झांकते हैं? अभी झांक रहे लीजिए, झांका, बताइए हमारे गिरेबान में क्या है, क्या बताना, क्या पूछना चाहते हैं? आप लोगों की पूर्व की जो सरकारें थी यूपी में, उसमें उसे लेकर के लगातार उत्तर प्रदेश में हमने देखा आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता रहा है।
ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर कितने को साल हो लेकर गए के, हमारी सरकार को लॉ गए एंड हुए? ऑर्डर को लेकर के कितने- तमाम बार बार बीजेपी जब आप लोगों की सरकार थी तो आरोप लगा रही थी, और अब लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की बात लगातार बीजेपी करती रही है उत्तर प्रदेश में, और हम देख भी रहे हैं अलग अलग जगहों से तस्वीरें। मैडम, हमने भी देखा है कि कैसा बलात्कार करके हाथरस में रातों रात बॉडी जला दी पुलिस वालों ने। हमने देखा है शहीदों ने क्या किया है, हमने देखा है ब्रिजभूषण शरण सिंह क्या कर रहा है, हम ये भी देख रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर ये नहीं है। अरे हमारी सरकार 10 साल पहले की बात खत्म हो गई, आज कहा है उसका रोना रोना रो रहे भाई। आरआर न रोए, आरआर न रोए, बिल्कुल भी आरआर रोने का काम नहीं चलेगा। ये फालतू का रोना नहीं है। आप अपने जवाब देंगे कि आपने इस सरकार में, आपके सरकार में कितने बलात्कार हुए, कितनी डकैतियां हुई है, कितने मर्डर हुए, कितने लोगों ने भूखमरी से आत्महत्या की है, बेरोजगारी से आत्महत्या की है, उसके जवाबदेही आप होंगे, हम नहीं होंगे। सत्ता में आप बैठे, 10 साल से केंद्र में बैठे, 7 साल से प्रदेश में बैठे, 17 साल के जवाबदेही है आप। हमारे 5 साल को ना गिनिए, हमारे 5 साल को ना गिनिए। हमने नौकरियां दी तो आपने उसको रोक लगवाई, हमने अगर किसी को असला देना चाहा तो आपने रोक लगवाई, हमने 2003 में असला देना चाहा, 2003 से रोक लगी हुई थी, और जिस दिन बाद भाजपा की सरकार आई पूर्ण बहुमत की, उसके 4 महीने के अंदर उस असला का जो रोक लगा हुआ था वो रोक हटा दी गई। क्यों हटा दी भाई? रोक तो आज भी लगनी चाहिए थी, आज भी कंटिन्यू होनी चाहिए थी रोक, क्यों नहीं रोक हटा दी गई? हमने उस समय नौकरी देने की बात कही, नौकरी के लिए एडवर्टीजमेंट दिया तो हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। लोगों ने जाके बाकायदा PIL दाखिल किया, रोक लगवाया, और जैसे बीजेपी की सरकार आई वो सारे PIL वापस हो गए। हमारे समय में लोगों को सुरक्षा दी जाती थी तो बाकायदा हाईकोर्ट में जाकर PIL दाखिल की जाती थी। आज की डेट में कोई PIL दाखिल किया हो सुरक्षा को लेकर, आप बता दीजिए। किसी ने दाखिल नहीं किया, क्योंकि समाजवादी, कांग्रेस, बहुजन जो भी है वो इस तरह की गिरी हुई हरकत नहीं करती। ये गिरे हुए लोग, ये गिरे हुए दिमाग के और क्षीण मानसिकता वाले लोग ही ये हरकतें करते हैं कि लोग मारे जाए, लोगों के साथ गलत हो। अरे आपके साथ गलत हो जाएगा तो तारिक अहमद वाली आज ये आपातकाल का भी जिक्र किया है पीएम ने। तारिक जी, आज ये आपातकाल का भी जिक्र किया है पीएम ने। ठीक है, राज्य आपका रुख करूंगी। मेरे अब्बा भी बनते, मेरे चाचा भी बनते। अब ये आपातकाल के बारे में आप कांग्रेस के जो काउंटर पार्ट है उनसे बात करिए। राज्य आपका ही रुख करूंगी। लगाया किसने लगाया, ये तारिक अहमद वाली को जवाबदेही है नहीं, और ना कभी जवाब देगा इस बात का, ना कभी। ठीक है, राज्य आपका रुख करूंगी। तारिक जी आपके पास फिर से लौटूंगी। ठीक है, राज्य आपका रुख करूंगी कि देखिए आज ये देश के प्रधानमंत्री आपातकाल की बात कर रहे थे, और तमाम तरह के आरोप भी इस दौरान हमने देखा लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, और आप लोग गठबंधन के साथ इस बार का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कुछ लग रहा है कि क्या गठबंधन से आप लोगों की स्थितियां मजबूत होंगी? और यूपी में ऐसा पहली बार नहीं है कि यूपी में गठबंधन हुआ है। पहले तो बता दूं, प्रधानमंत्री जी इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, वो घोषित इमरजेंसी थी, उसके बाद हम लोग इलेक्शन हारे। पब्लिक को लगा था गलत हो गया, हम इलेक्शन हारे, उसके बाद फिर हम जीते। अब अघोषित इमरजेंसी है, पब्लिक को लगने लगा कि ये भी गलत हो गया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी गिर रही है। और मैं आपको सिरे से खारिज करता हूं, प्रधानमंत्री जी कोई भी प्रधानमंत्री जी के शब्दों की क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी नहीं है। देश जान चुकी है कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति को उन्होंने फरेब करके हमसे वोट ले लिया, और उसके बाद हमें कुछ नहीं दिया। हर बात का जुमला, एक गृह मंत्री कह दे इस बात का जुमला, मतलब शर्म नहीं आ रही है। और यहाँ पे विवेक जी बैठ के उनको डिफेंड कर रहे हैं। आपने पीताम्बर पीला कपड़ा पहन के देश को जो बर्बाद कर रहे हैं, आप उनको डिफेंड करते हैं। इमरजेंसी लगी थी, अरे तो उसके बाद इलेक्शन हारे थे ना। हमने आपको इसलिए नहीं चुना था कि आप 1971, 72, 75 की बात करें। देश की जनता ने इसलिए चुना था कि जो आगे बढ़ रहा है उसे और स्पीड से बढ़ाए, लेकिन आप देश के लिए नकारे साबित हुए। हर बात जो कर ना सको उसे कह देते हो ये जुमला की है। ये छोटे बच्चों की तरह, जैसे वो खेलते पेड़ में चढ़ने वाला,
अच्छा नहीं, राज नहीं, जी, नहीं, मैंने ऐसा एक नहीं बात कहा था। बताइए, आप लोग तमाम तरह के मुद्दे उठाते रहे हैं, लेकिन जब राज्यों में चुनाव हुआ, देख रहे हैं हम अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की स्थितियां बेहद बदतर होती जा रही हैं। कांग्रेस बहुत कमजोर स्थिति में जा रही है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, हमने देखा जिस तरह से आप लोग कह रहे थे कि बड़ी जीत के दावे कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में तो आपकी सरकार भी थी और भूपेश बघेल सरकार की नीति आयोग ने भी जम करके तारीफ की थी उनकी तमाम योजनाओं को लेकर के, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ की जनता ने आप लोगों को नकार दिया। देखो वजह? गरिमा जी, ये बात सही है कि जनता जिसको वोट दे दे, ये तो बात सही है। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हमें अपनी बात कहने का अधिकार है, हम अपनी बात कहेंगे। और देखिए, एक और मेरी बात भी सुन लीजिए ना, जबकि चुनाव आयोग ने कहा कि धर्म का नाम नहीं लेंगे, मुझे प्रधानमंत्री जी के पिछले 50 दिन का कोई एक भाषण बता दो जिसमें उन्होंने कहा हमने ये करा, हमने रोजगार दिया ना, रोते ही दिख रहे हैं। और आज एक बता दूं विवेक जी, आप भी सुन लो, प्रधान जी के चेहरे का जो एक रौनक थी वो घट गई है। हकीकत बात है ये, वो अपने में ही उलझ रहे हैं। देखिए, यूपी में इन्होंने 3 चीफ मिनिस्टर बना दिए, 25-25 जिले बांट दिए। ये कहते हैं यूपी में योगी जी को ये हटाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए योगी जी नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री जीते। राजनाथ सिंह को ये हराना चाहते हैं, मैं बता रहा हूं अब। और मैं आज एक चैनल पे कहता हूं, मैंने कल भी किसी पे कहा था, मैं दावे के संग आंख से आंख मिला के कह सकता हूं कि मोदी जी और अमित शाह की भी नहीं पटती है। ठीक है विवेक जी, आपका रुख करूंगी। विवेक जी, आपका रुख करूंगी इसी पर। आपका जवाब 10 सेकंड में पूरे करें, समय कम है। विवेक जी, विवेक जी, हाँ जी, विवेक जी समय कम है, 10 सेकंड में आपका जवाब पूरा करें। चुप तो करवाइए जी। विवेक जी, राज जी आपके पास फिर से लौटूंगी। घमंड नहीं जा रहा, आप गुंडों की तरह हमारे से पेश आओगे। विवेक जी, आपका जवाब पूरा करिए। गरिमा जी, अभी लारी जी बोल रहे थे, मैंने नहीं टोका, कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इन्हीं के जहाँ पे इनका घर पड़ता है, इन्हीं के घर से थोड़ी दूर एक गांव पड़ता है खुखुंदू, वहां से एक मुसलमान का बेटा 35 साल बाद डिप्टी एसपी बना था। कुंडा में इन्हीं की सरकार में उसकी हत्या हो गई। उसकी पत्नी को इनकी सरकार ने मुआवजा दिया, उसके पिता को मुआवजा दिया, और उसके मुख्य हत्याभियुक्त को इनकी पार्टी ने विधानसभा का टिकट दिया। इन्हें इस तरह का समाजवाद है। आपकी पार्टी में भी तो अजय मिश्रा टेनी को दिया गया है, वो भी तो विवादों में घिरे रहे अपने बेटे की वजह से। साक्षी महाराज विवादित बयानों की वजह से घिरे रहे। नहीं, विवादित बयान दूसरा, यहाँ मुख्य हत्याभियुक्त को टिकट दे रहे हैं और जिसकी हत्या है उसके परिवार मुआवजा दे रहे हैं। नए तरह का समाजवाद है। अजय मिश्रा टेनी के बेटे जो थे वो मुख्य आरोपी थे लखीमपुर खीरी मामले में। 20-30 किलोमीटर की दूरी का मामला है। लारी साहब जहाँ के रहने वाले, मैं उनके पड़ोस का बात लखीमपुर खीरी में जो हत्या हुई थी उसका भी जिक्र कर लीजिएगा 2021 में, और उन्हें कैंडिडेट बनाया गया है। उनके बेटे ही मुख्य आरोपी थे। जो लोग जांच के दायरे में आए वो जेल गए गरिमा जी, हमने किसी को बताया नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि हमने हत्याभियुक्त को इन्होंने विधानसभा का टिकट दिया गुलशन यादव को। नई तरह का समाजवाद है। ठीक है, समय कम है। विवेक जी, आपका इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तारिक जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और राज जी, आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो लगातार सुबह से मतदान की प्रक्रिया चल रही है, और एक बार फिर से आप सभी से गुजारिश, आप सभी से अपील कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें।